ये है एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज़। मैं हूं आपका दोस्त पीसी यादव। मित्रों, आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत टॉपिक वाइज नोट्स की सीरीज़ के तहत आज की वीडियो में हम आपको सैयद वंश और लोदी वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से रूबरू कराएंगे। तो देखते हैं, सैयद वंश का जो समय था वो था 1414 से 1451 ईस्वी। 1414 से 1451 ईस्वी के बीच में सैयद वंश का शासन चलता है। अगर उनके सुल्तानों की बात करें तो इसका जो सुल्तान था खिज्र खां, जो इसका संस्थापक था। इसका जो समय था 1414 से 1421 ईस्वी। मुबारक शाह का समय है 1421 से 1434 ईस्वी। और मोहम्मद शाह का जो समय है 1434 से 1445 ईस्वी। और अलाउद्दीन आलम शाह का समय है 1445 से 1451 ईस्वी। तो इस प्रकार सैयद वंश में देखें तो कुल 4 शासकों ने यानी 4 सुल्तानों ने शासन किया, यानी 1414 से 1451 ईस्वी के बीच में, जिसका शासन 1414 से 1421 ईस्वी के बीच था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र शिया वंश था। अगर हम सल्तनत काल की बात करें तो उसमें शिया वंश से संबंधित यह एकमात्र शिया वंश था जिसने शासन किया था। सल्तनत काल में अगर शासन करने वाला कोई शिया वंश था तो यही था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि उसने रैयत-ए-आला की उपाधि ली। तो प्रश्न यहाँ से जो पूछा जाता है परीक्षाओं में कि सल्तनत काल का वह कौन सा सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, या प्रश्न पूछा जाता है कि सल्तनत काल का वह कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि न धारण की, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और उसके बदले में उसने रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की, तो वो था खिज्र खां। वह अपने शासनकाल में तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दिखावा करता रहा। तो अपने शासनकाल में वह तैमूर के पुत्र, तैमूर जानते हैं 1398 में वह भारत पर आक्रमण करता है और उसी समय खिज्र खां को यहाँ का सुल्तान बनाता है। तो तैमूर के पुत्र व उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दिखावा करता रहा। 20 मई 1421 ईस्वी को खिज्र खां की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद उसका पुत्र मुबारक शाह, जिसका समय था 1421 से 1434 ईस्वी तक। खिज्र खां के पश्चात उसका पुत्र मुबारक शाह के नाम से मई 1421 को दिल्ली का सुल्तान बना। वह खिज्र खां की रैयत-ए-आला की उपाधि से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। तो पिता की राह पर न चलते हुए उसने अपने आप को स्वयं सुल्तान घोषित किया। रैयत-ए-आला की उपाधि से वह संतुष्ट नहीं था। मुबारक खां सैयद वंश का सबसे महान शासक था। उसने 1433 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक एक नया नगर बसाया था। विख्यात इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी उसका समकालीन और आश्रित विद्वान था। तो कौन था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी उसका समकालीन और आश्रित विद्वान था। उसकी पुस्तक तारीख़-ए मुबारक शाही में मुबारक शाह के कार्यों का वर्णन मिलता है। तो तारीख़-ए मुबारक शाही किसकी रचना है? तो उसकी तारीख़-ए मुबारक शाही किसकी रचना है? तो रचनाकार है इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा अपने नाम के सिक्के प्रचलित करवाए। अब हम चर्चा करेंगे मोहम्मद शाह की। तो जो मोहम्मद शाह का समय है 1434 से 1445 ईस्वी के बीच का है। मुबारक शाह के बाद उसका दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। अपनी अयोग्यता से उसने सैयद वंश के पतन का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन वजीर सखरुल मुल्क ने साम्राज्य को लंबे समय तक संभाले रखा। मोहम्मद शाह ने उसे खाने जहाँ की उपाधि प्रदान की। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। अब देखते हैं अगले शासक अलाउद्दीन आलम शाह को। अलाउद्दीन आलम शाह, जिसका समय था 1445 से 1476 ईस्वी।
मोहम्मद शाह के पश्चात उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसके समय में यह कहावत देखो शाह ए आलम का राज दिल्ली से पालम तक लोकप्रिय हो गई। इसी के समय में दिल्ली सल्तनत के शासन की बागडोर सैयदों से निकलकर लोदियों के हाथ में चली गई। अब चर्चा करते हैं लोदी वंश की। लोदी वंश यानी प्रथम अफगान राज्य की। लोदी वंश का जो समय है वो 1451 से 1526 ईस्वी के बीच का है। लोदी वंश का समय कितना है? वो है 1451 से 1526 को। जैसा कि आप जानते हैं कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करता है और भारत में मुगल सत्ता स्थापित होती है। इसमें देखते हैं जो लोदी वंश में हैं उनके शासक कब से कब तक शासन किए हैं। बहलोल लोदी, इसका शासन है 1451 से 1489 ईस्वी। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। अब बहलोल लोदी की अगर हम बात करें तो बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी के बीच में शासन किया। बहलोल लोदी ने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की। तो बहलोल लोदी ने भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की। सरकी सुल्तान महमूद शाह का विवाह सैयद वंश की अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री बीबी राजी से हुआ। किसका? सरकी सुल्तान महमूद शाह का विवाह सैयद वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री बीबी राजी से हुआ। बहलोल और महमूद शाह की सेना के मध्य पानीपत के निकट नरेला नामक स्थान पर युद्ध हुआ। बहलोल लोदी ग्वालियर के अंतिम अभियान के बाद दिल्ली लौटते समय लू लगने से बीमार हो गया और 12 जून 1489 में मिलावली में बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। बहलोल लोदी एक साधारण व्यक्ति था। तारीख़ दाऊदी के लेखक अब्दुल्लाह के अनुसार जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि जौनपुर राज्य का दिल्ली सल्तनत में विलय था। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में जौनपुर राज्य का विलय कराने वाला शासक कौन था? तो वो था लोदी वंश का शासक बहलोल लोदी। आगे अगर देखें बहलोल लोदी के बारे में तो बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय यानी 38 वर्ष तक शासन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया यानी 38 वर्ष तक शासन किया। इसके पहले किसी ने इतने वर्ष तक शासन नहीं किया था। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला यह प्रथम अफगान वंश था। उसने बहलोल सिक्के प्रचलित किए। किसने? बहलोल लोदी ने। अब चर्चा करते हैं सिकंदर लोदी की। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी का शासन आता है 1489 से 1517 ईस्वी तक। यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन हेतु गज सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन कराया। गज ए सिकंदरी। उसने कुशल सैन्य व्यवस्था और गुप्तचर प्रणाली गठित की। यहाँ आपको हम बता दें जो गज सिकंदरी थी वो 30 इंच की होती थी। 30 इंच की। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की तथा 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। तो आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी। और उस सन था 1504 और उसने 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बना दिया। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। 21 नवंबर 1513 को उसकी मृत्यु हो गई। तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि सल्तनत काल का वह कौन सा शासक था जिसने गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखी थी? तो वो था शासक सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने ये भी काम किया था कि सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी और 21 नवंबर 1513 को उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी ने भूमि के नाप के लिए पैमाना गज सिकंदरी प्रारंभ किया जो प्रायः 30 इंच का होता था। अभी इसके पहले मैंने इसकी चर्चा की थी।
सिकंदर लोदी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंग सिकंदरी रखा गया। सिकंदर लोदी के समय में गान विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाह की रचना हुई थी। अब चर्चा करते हैं इब्राहिम लोदी की, जो सल्तनत काल का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। 1517 से 1526 ईस्वी तक इसने शासन किया। 22 नवंबर 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी के पश्चात इब्राहिम लोदी सुल्तान बना। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और वीरगति को प्राप्त हुआ। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम अफगान राज्य समाप्त हो गया। तो ये आप तिथि याद रखें कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है और वहीं पर वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो रणभूमि में यानी युद्ध भूमि में ही वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, जिसकी मृत्यु के पश्चात दिल्ली की सत्ता मुगलों के हाथों में चली गई। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ तक हमने खिज्र खां यानी सैयद वंश और लोदी वंश की चर्चा की। अब हम लोदी वंश से संबंधित थोड़ा कुछ और तथ्यों को देखते हैं और वो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 में की। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। बहलोल लोदी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया। उसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे, राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नर सिंह, राय त्रिलोकचंद्र और राय दादू। उसने बहलोल सिक्का चलाया, जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण यह था कि निजाम खां की मां जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम पर सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार एवं न्यायप्रिय शासक था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाब का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय में प्रारंभ हुआ। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसने मुहर्रम में ताजिए निकालना बंद कर दिया और पीरों और संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों को जाने से रोका था। आप तथ्यों को देखते जाएं, ये सभी तथ्य परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगी सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से ज़कात कर समाप्त कर दिया, यानी सुल्तान सिकंदर ने अनाज से ज़कात जो संपत्ति कर था समाप्त कर दिया। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको स्मरण रखना चाहिए। 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो यहाँ ध्यान देंगे कि खतौली का युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है 1518 में, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है, और 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है। बाबर के योग्य सेनापतित्व, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोपखाने के कारण इब्राहिम की पराजय हुई और युद्ध स्थल में मारा गया। फरिश्ता के अनुसार वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। नियामत उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। आप आज के वीडियो में सैयद वंश और लोदी वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना, और अगर इन तथ्यों को आप
एक दो बार रिवीजन के तौर पर पढ़ लेंगे तो इनसे संबंधित ही प्रश्न आएंगे और इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। तो इसी के साथ ही वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।